गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विद्रोही और राज चैप्टर के अंतर्गत 1857 की क्रांति के विषय में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने की योजना और क्रांति में सहायक अफवाह तथा अफवाहों के प्रसार में सहायक तत्वों के साथ साथ 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। आज हम 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, चैप्टर के शुरू में ही हम यह बता चुके हैं कि अधिकांश इतिहासकार 1857 के विद्रोह को, जिनमें कि खास तौर से अंग्रेज इतिहासकार हैं, मात्र सैनिक विद्रोह या हिंदू मुसलमानों के मतभेद का कारण, विद्रोह का कारण बताते हैं। तो भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं, जैसा कि पुस्तक में वर्णित है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण एवं अत्याचारों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों द्वारा जो विद्रोह किया गया उसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी है, तो अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार करते हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। और इस विद्रोह की प्रकृति को समझने के लिए, स्वरूप को समझने के लिए हमें जो विभिन्न मत दिए गए हैं, किस आधार पर दिए गए हैं, उन आधारों का अध्ययन करना होगा। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में, तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में बगावत से प्रारंभ हुई। मेरठ की विद्रोही सेना, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बैरकपुर के मंगल पांडे नामक सिपाही द्वारा गोली चलाई गई और यहीं से यह क्रांति प्रारंभ हुई। लेकिन यह व्यक्तिगत क्रांति थी, मात्र एक सिपाही का विद्रोह था। तो इसलिए कभी भी आप गलतफहमी में मत रहना बच्चों कि बैरकपुर छावनी से विद्रोह शुरू हुआ। यह विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से, क्योंकि मेरठ के सैनिकों द्वारा विद्रोह शुरू किया गया। एक सैनिक द्वारा नहीं, बल्कि पूरे रेजिडेंट द्वारा जो विद्रोह शुरू किया गया था। तो यहीं से, यानी मेरठ से ही विद्रोह की शुरुआत को माना जाता है। मंगल पांडे का व्यक्तिगत विद्रोह था। तो मेरठ की विद्रोही सेना ने जेल तोड़कर अपने साथियों को रिहा कराया। सबसे पहले मेरठ के सैनिकों ने क्या किया बच्चों कि जेल को तोड़ दिया और अपने सैनिक साथियों को जो जेल में बंद किए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा, उन्हें रिहा करा लिया। अंग्रेज़ों की हत्या की एवं मेरठ से दिल्ली सेना आई। इसके पश्चात बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो मेरठ के सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को ही नेतृत्व क्यों सौंपा बच्चों?
क्योंकि बहादुर शाह जफ़र उस समय भारत में मुसलमानों का शासन था और बहादुर शाह जफ़र सम्राट था, किंतु वह नाम मात्र का सम्राट रह गया था। सारे अधिकार अंग्रेज़ों के हाथ में चले गए थे, किंतु जनता, भारतीय जनता उसे सम्राट के रूप में सम्मान प्रदान करती थी, उसका आदर करती थी। इसलिए विद्रोहियों ने भारत के सम्राट बहादुर शाह जफ़र को क्रांति का नेतृत्व सौंपा और दिल्ली की जनता ने भी विद्रोहियों का साथ दिया। दिल्ली में एक सैनिक और असैनिक प्रबंधकर्ता समिति बनी, जिसके प्रधान जनरल बख्त खां को बनाया गया। जिसका प्रधान कौन बना बच्चों? बख्त खां। किस समिति का? सैनिक और असैनिक दोनों समितियां जो गठित की गई क्रांति के संचालन के लिए, उसका अध्यक्ष बख्त खां को बनाया गया। इसमें सैनिकों के अतिरिक्त आम जनता के गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया। दिल्ली से विद्रोह भारत के अन्य भाग में फैल गया। लगभग समस्त उत्तरी और मध्य भारत में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी और विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों का खुलेआम कत्ल करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों की हत्याएं हुईं, सरकारी खजानों को लूटा गया, शस्त्रागारों को लूटा गया, शस्त्रागारों पर अधिकार कर लिया गया और अनेक स्थानों से कुछ समय के लिए कंपनी राज का अंत कर दिया गया। बच्चों, यह कार्य किसने किया? मेरठ के सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया था और सैनिकों के साथ अब दिल्ली की जनता शामिल हो गई थी। धीरे धीरे अन्य प्रदेशों की जनता भी सैनिकों के साथ सम्मिलित हो रही थी और जनता के बल पर सैनिकों ने क्या किया कि कुछ समय से दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों से कंपनी राज का अंत कर दिया और अनेक स्थानों से जब कंपनी राज समाप्त हो गया तो अंग्रेज़ों ने भी क्रांति को दबाने में अपना पूरा दमखम लगा दिया और अंततः जो होना था वही हुआ, अर्थात अंग्रेज क्रांति को दबाने में सफल हो गए, क्रांतिकारियों को कुचलने में सफल हो गए, क्योंकि भारतीयों द्वारा ही, भारत के कुछ समूहों द्वारा भारतीयों में से, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने आप लोगों को बताया था कि जो नया ज़मींदार वर्ग उभरा वह क्या था? अंग्रेज़ों का हिमायती वर्ग था। तो ज़मींदार वर्ग ने भी 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दिया, सिखों ने साथ दिया और भी बहुत सारे वर्ग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसलिए अपने ही विश्वासघातियों के कारण क्रांतिकारियों को कुचलने में अंग्रेज सफल हो गए और दिसंबर 1858 ईस्वी तक विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने पुनः काबू पा लिया। अर्थात 1857 का विद्रोही नेता पकड़ लिए गए, कितनों को जेल में डाल दिया गया, कितनों को फांसी दी गई, कितनों को बारूद से उड़ा दिया गया। तो बच्चों, इस प्रकार इस विद्रोह को अंग्रेज़ दबाने में सफल हो गए, लेकिन यह विद्रोह ऐसा नहीं है कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल न रहा हो, पूर्णतः सफल नहीं हुआ बच्चों, किंतु भारत के शासन में एक महान परिवर्तन हुआ जिसका जिक्र हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि भारत से कंपनी राज का अंत हो गया और भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। यह
इस क्रांति का प्रमुख परिणाम था। तो क्रांति के स्वरूप को लेकर के तब जो ये सैनिकों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, इसके स्वरूप को लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। अब बच्चों प्रश्न उठता है, स्वरूप किसे कहते हैं? तो आप कहते हैं ना कि उसका चेहरा ऐसा है, उसकी आँख ऐसी है, उस मतलब शरीर के बनावट को देख करके बोलते हैं आप। तो ये वह है हमारा जो देखने वाला सामने का फेस है, उसी को देख करके ना बोलते हैं उसकी शरीर की बनावट ये है वो है, मतलब उसका स्वरूप ऐसा है। तो इसी तरह से जो घटनाएं घटित होती हैं किस आधार पर होती हैं, किसके द्वारा शुरू की जाती हैं, वही उसका स्वरूप होता है। तो 1857 का विद्रोह जो है वह सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसलिए अंग्रेज इतिहासकार, जैसा कि अभी हमने बताया कि इस क्रांति के स्वरूप के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इसे क्या मानते हैं, मात्र गदर मानते हैं, तो कुछ इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं, तो कुछ इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। तो इन सभी जो भी विचारधाराएं हैं, इन सभी विचारधाराओं का अध्ययन करने के पश्चात ही हम क्रांति के स्वरूप के विषय में निर्णय ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम विभिन्न क्रांति से संबंधित विभिन्न मतों का अध्ययन करेंगे कि किस आधार पर कौन इसे क्या मानता है। तो सबसे पहला मत क्या है कि स्वरूप के विषय में सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह कौन कौन मानता है, आप देख सकते हैं वीडियो में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है आपको कि सैनिक विद्रोह कौन कौन मान रहा है। लॉरेंस, इनका पूरा नाम है जॉन लॉरेंस, जॉन सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, टी.आर. होम्स, ये सभी नाम अंग्रेज़ों के हैं। यानी अंग्रेज इतिहासकार जो हैं वो क्या मानते हैं, मात्र सैनिक विद्रोह। अंग्रेज़ों का क्या कहना है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, बल्कि क्या था, एक सैनिक विद्रोह था। कुछ भारतीयों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई है, जिसमें दुर्गादास बंदोपाध्याय हैं। अब भारतीयों में कौन कौन है बच्चों, खास तौर से भारतीयों को ही देखना है कि किन किन लोगों ने समर्थन किया है। तो दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां, जो कि मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कौन थे, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने भी क्या किया, ये अहमद खां जो हैं ये अंग्रेज़ों के पिछलग्गू थे। मुसलमानों को अंग्रेज़ों का पिछलग्गू बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों, सर सैयद अहमद खां का। और इन्होंने मुसलमानों को सुधारने के लिए मुस्लिम आंदोलन भी चलाया था। तो सर सैयद अहमद खां जो थे वो क्या थे, विद्रोह के समय बिजनौर के सर अमीन पद पर थे, यानी कि अंग्रेज़ों के नौकर थे। किस पद पर थे, अमीन पद पर थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1860 में इसे सैनिक विद्रोह माना है। इन्होंने अपनी पुस्तक में, किसने, सर सैयद अहमद खां, ये कौन थे, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे, जो प्रेजेंट टाइम में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। उसके ये संस्थापक थे और मुसलमानों के प्रमुख नेता थे। इन्होंने मुस्लिम सुधार आंदोलन चलाया था और इन्होंने अपने पुस्तक में, पुस्तक का नाम क्या है, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1860 में इसे सैनिक विद्रोह माना।
यद्यपि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, जैसा कि हम बता भी चुके हैं कि सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया, तो सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, किंतु बाद में अधिकांश स्थानों पर जनता ने भाग लिया। अभी अभी हमने आपको बताया कि दिल्ली में जनता ने सैनिकों का साथ दिया, तो इस प्रकार जनता विभिन्न स्थानों पर सैनिकों के साथ आ मिली। फिर भी अंग्रेज इतिहासकार सैनिकों द्वारा क्रांति को शुरू करने के कारण, जिसमें कि भारतीयों में भी दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां के नाम हैं, द्वारा सैनिक क्रांति माना गया है। 1858-59 के अभियोगों में हजारों असैनिकों को भी दंडित किया गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह घोषित किया गया। लेकिन ब्रिटेन के प्रसिद्ध नेता बेंजामिन डिज़रायली, जो रूढ़िवादी कौन थे? रूढ़िवादी नेता थे, 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए सरकार के इस मत का खंडन किया कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। तो मतलब कि अंग्रेज़ों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानने के लिए तैयार थे, केवल सिपाही विद्रोह कहना उचित नहीं माने। उनमें से कौन था बच्चों? रूढ़िवादी समर्थक कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। ये क्या मानते थे? 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह मानते थे, मात्र सैनिक क्रांति नहीं मानते थे। और कुछ इतिहासकार हैं जो इसे क्या मानते हैं? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। क्यों मानते हैं बच्चों? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र मानने का कारण क्या है कि सबसे पहले इसमें समर्थक कौन है? L.E.R. रीज के अनुसार यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तभी इन्होंने क्या किया? धर्म को आधार बना लिया। इस विद्रोह को ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, धर्म ग्रंथों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध माना गया। तब अंग्रेज़ों, इसमें भी अंग्रेज़ों का क्या कहना था कि यह धार्मिक युद्ध है जो बर्बर जातियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। इस मत से सहमत होना बहुत ही कठिन है। आपको गलत नहीं लग रहा है कि ईसाइयों के विरुद्ध यह हिंदुओं मुस्लिमों द्वारा लड़ा जाने वाला संगठित युद्ध था और हिंदू मुस्लिम बर्बर थे? तो बच्चों ये सरासर गलत है और इस मत से सहमत होना बहुत ही कठिन है। इसी तरह T.R. होम्स, कौन है? T.R. होम्स जैसे अंग्रेज इतिहासकार ने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी। मतलब स्वयं को ये लोग सभ्य मान रहे थे और भारतीयों को बर्बर की संज्ञा दे रहे थे, यानी असभ्य की संज्ञा दे रहे थे। इस तरह के विचार केवल इन्हीं लोगों के नहीं थे, होम्स और L.E.R. रीज के ही नहीं, बल्कि इस तरह के विचार अंग्रेज इतिहासकार ही व्यक्त कर सकते थे। सर जेम्स आउटरम और W. टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। यह व्याख्या भी पर्याप्त नहीं है। इस मत को हम सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें समस्त भारतीय जनता ने लगभग कुछ वर्गों को छोड़ करके सभी लोगों ने भाग लिया था। सभी वर्गों के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने भाग लिया था।
अगला मत कौन सा है? स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। तो बच्चों, अनेक भारतीय विद्वानों ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध एवं सामान्य जनता का विद्रोह माना है। इसमें व्यापक और संगठित रूप से पहली बार अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी गई। इसका आधार क्या है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने का? कि इस आंदोलन में पहली बार सशक्त रूप से भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी गई और यह मध्ययुगीन विशिष्ट किंतु अशक्त वर्गों की अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। मध्य युग में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में मुसलमानों का शासन था और अभी अभी हमने बताया था कि बहादुर शाह जफर भारत का बादशाह था जिस समय की यह क्रांति हुई और इसी के बाद मुस्लिम साम्राज्य का भी अंत हो गया और भारत पर ब्रिटिश राज की स्थापना हो गई। कंपनी शासन का अंत हुआ, साथ ही मुस्लिम साम्राज्य का भी अंत हो गया। इसलिए बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है। तो ये अशक्त हो चुके थे, मुस्लिम शासन अशक्त हो चुका था, किंतु अंतिम प्रयास किया गया सैनिकों द्वारा पुनः मुस्लिम सत्ता लाने का और इसका आरंभ एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ, लेकिन यह सेना तक सीमित नहीं रहा, सामान्य जनता तक पहुंच गया था। यह सैनिक, सामंत, कृषक, दस्तकारों का एक संयुक्त संगठन था जिसके शिकार ब्रिटिश साम्राज्यवादी और नया जमींदार एवं संपत्ति वाला वर्ग था। अंग्रेजों के पास ही नए जमींदारों और साहूकारों को भी, जो कि अंग्रेजों को समर्थन दे रहे थे, इनको भी जो है साहूकारों को भी विद्रोहियों का कोपभाजन बनना पड़ा, यानी कि विद्रोहियों द्वारा इनका भी दमन किया गया, इनको भी कुचला गया, दबाया गया। और इसके समर्थक कौन कौन से हैं? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बी.डी. सावरकर। 1909 ईस्वी में लिखित अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। साथ ही अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक में इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना है। क्यों माना है? इसका आधार हमने अभी आपको बता दिया कि पहली चीज़ कि इसमें सभी सैनिकों को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ, भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। दूसरी चीज़ यह कि मुस्लिम सत्ता को पुनः लाने का प्रयास किया गया। भले ही क्रांतिकारी असफल रहे, किंतु इन्होंने कुछ समय के लिए मुस्लिम सत्ता को पुनः स्थापित कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं भी हैं, जैसे कुछ लोग इसे मात्र गदर अथवा सैनिक विद्रोह मानते हैं, तो कुछ लोग धार्मिक मानते हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं और कुछ लोग विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। इनके अतिरिक्त विद्रोह के स्वरूप में भिन्नता है और विद्रोह के अन्य मत भी हैं, अन्य विचारधाराएं भी हैं। जैसा कि एस.एन. सेन ने 1857 नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में वह तर्क देते हैं कि यद्यपि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी देना गलत है अवध में, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। जो अंग्रेज इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं वह भी गलत है और इसे राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं कहा जा सकता। यह तर्क किसका है? एस.एन. का है।
ये इतिहासकार हैं एस.एन. सेन और इनकी पुस्तक का नाम क्या है 1857। तो 1857 में इन्होंने लिखा है, स्पष्ट किया है कि न तो इसे पूर्णतः सैनिक संग्राम कहना उचित है और ना ही राष्ट्रीय आंदोलन कहना उचित है, क्योंकि यह केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं रहा था बच्चों, और ना ही जो है इसे पूरे भारत में समर्थन प्राप्त हुआ था, पूरे भारत के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ था। इसलिए इसे न तो राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं न सैनिक आंदोलन कह सकते हैं। अवध में यह एक जन आंदोलन था जहाँ के देशभक्तों ने अपने राजा तथा राज्य के लिए संघर्ष किया। इसके अतिरिक्त सेन अवध के विद्रोहियों को स्वतंत्रता का अग्रणी नहीं मानते, क्योंकि वे राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना से अनभिज्ञ थे। यानी इस आंदोलन के जो क्षेत्र थे वो भी अलग अलग थे और अनेक क्षेत्र के आंदोलनकारियों के उद्देश्य भी अलग अलग थे, इसलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहना भी उचित नहीं है, ऐसा कहना एस.एन. सेन का है। इसके अतिरिक्त आर.सी. मजुमदार का मत है कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा? आर.सी. मजुमदार, जो कि एक इतिहासकार होते हैं और एक समाजशास्त्री भी हैं आर.सी. मजुमदार। तो इनका क्या कहना है बच्चों? यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो था और न ही क्या था, राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनके विचार से इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता। इसने देश के विभिन्न भागों में अलग अलग रूप धारण किया। तो मिश्रित जो है इसके स्वरूप में क्या है, भिन्नता है। और भिन्नता किस प्रकार है कि क्षेत्र विशेष में विद्रोह का स्वरूप भिन्न था। जैसा कि अभी हमने बताया, अवध में क्या था, अवध में वहाँ की जनता अपने राजा को गद्दी प्राप्त कराने के लिए लड़ रही थी। झांसी की रानी अपना राज्य प्राप्त करने के लिए लड़ रही थी। तो नाना साहब जो थे वो अपना राज्य प्राप्त करने के लिए, अपनी रियासत को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। कुंवर सिंह जो जगदीशपुर बिहार के जागीरदार थे, उनका भी उद्देश्य अपनी जागीर को प्राप्त करना था। तो इस प्रकार से क्रांतिकारियों के उद्देश्य और क्षेत्र दोनों में भिन्नता थी। तो क्षेत्र विशेष में विद्रोह का स्वरूप भिन्न था। जैसे पंजाब और मध्य भारत में वह विद्रोह मुख्यतः सैनिक विद्रोह ही था, जिसमें अन्य व्यक्ति भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में सैनिक विद्रोह के बाद सामान्य जनता ने भी पुराने जमींदारों के साथ मिलकर के विद्रोह कर दिया। राजस्थान और महाराष्ट्र में जनता विद्रोहियों से सहानुभूति रखते हुए भी इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में यह विद्रोह एक समान नहीं था, यानी कि विद्रोह के स्वरूप में भिन्नता थी। तो विद्रोह के स्वरूप को हम मिश्रित स्वरूप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? मिश्रित। तो मिश्रित स्वरूप किस आधार पर कह सकते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का वस्तुतः मिश्रित स्वरूप था। मिश्रित उद्देश्यों से प्रेरित होकर सैनिकों द्वारा आरंभ किए गए विद्रोह के उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाने के लिए समाज के अनेक वर्गों के लोगों द्वारा इसमें समर्थन दिया गया। अनेक वर्ग इसमें सम्मिलित हुए। इन सभी ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से मुक्त होने का प्रयास किया। इसलिए क्रांति का मिश्रित स्वरूप कहना उचित होगा। और निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि केवल सेना की शिकायतें ही 1857 की घटनाओं के लिए उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि उच्च वर्ग में भी एक आम असंतोष था। निष्कर्षतः
1857 ईस्वी का विद्रोह मध्ययुगीन व्यवस्था से अपने को बचाने और अपनी खोई हुई मर्यादा प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था, जिसे भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह एक महान क्रांति थी जिसके मूल में अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में घृणा की भावना निहित थी। इसे विद्रोह का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से निकाल बाहर करने का था। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय इतिहासकार जो हैं, जिनमें से अधिकांशतः कुछ लोगों ने इसे सैनिक क्रांति जो अंग्रेज कहते हैं उनका समर्थन किया है, तो कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन मानते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि यह क्रांति जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, क्योंकि इसमें प्रथम बार अंग्रेज़ों को सशक्त विद्रोह का सामना करना पड़ा और अंग्रेज़ों को कुचलने के लिए कल बल छल समस्त प्रकार की नीतियों का प्रयोग करना पड़ा और लगभग 1 वर्ष पश्चात ही अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सफल हुए। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रांति के कारण। तो यह क्रांति क्यों हुई थी, अब इस प्रश्न पर आते हैं। अभी तक हमने क्रांति के स्वरूप के विषय में अध्ययन किया कि क्रांति का स्वरूप क्या था। तो स्वरूप में आपने क्या पढ़ा बच्चों कि क्रांति के स्वरूप में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसे मात्र सैनिक विद्रोह मानते हैं, जिनमें अधिकांशतः अंग्रेजी इतिहासकार हैं। इनके नाम याद करने पड़ेंगे और इनका जो है अंग्रेज इतिहासकारों का मात्र सैनिक क्रांति मानने का कारण यह है कि यह क्रांति मेरठ के सैनिकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। दूसरा क्या है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। तो कुछ अंग्रेज इतिहासकार यह मानते हैं कि यह क्रांति नहीं बल्कि कुछ हिंदू और मुसलमानों के असंतोष के कारण अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें सत्यता नहीं है। और अगला मत क्या है कि स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, जिसमें बीडी सावरकर प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त अशोक मेहता, इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि सैनिकों को लगभग समस्त भारत में जनता का समर्थन प्राप्त हुआ और सैनिकों द्वारा कुछ समय के लिए अंग्रेजी राज्य का अंत कर दिया गया था, कंपनी राज्य का अंत कर दिया गया था। इसीलिए इसे राष्ट्रीय संग्राम कहा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं भी हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि उन विचारधाराओं का अध्ययन करने पर हम इस आधार पर पहुँचते हैं कि क्रांति का मिश्रित स्वरूप था, जिसमें सेन हैं वो न तो इसे राष्ट्रीय क्रांति मानते हैं, ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं और ना ही सैनिक क्रांति मानते हैं। इनका कहने का आधार जो इन्होंने कहा है, इसका आधार यह है बच्चों कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों से इस क्रांति में लोगों ने भाग लिया। सबके उद्देश्य अलग थे, क्रांति का क्षेत्र अलग था, क्रांति की डेट अलग थी। एक साथ पूरे देश में क्रांति नहीं हुई, इसलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना उचित नहीं है, बल्कि क्रांति का स्वरूप क्या मानते हैं, मिश्रित मानते हैं कि क्रांति ये मिश्रित स्वरूप की क्रांति थी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रथम बार अंग्रेजों को सशक्त रूप से
सैनिकों के नेतृत्व में टक्कर दी गई, जिसमें कि लगभग समस्त भारतीय क्षेत्र में भारतीय जनता ने सैनिकों को समर्थन दिया और कुछ समय के लिए अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गया। और इस क्रांति को कुचलने में अंग्रेज़ों को अपना पूरा दम लगा देना पड़ा और तब जाकर के लगभग एक वर्ष पश्चात इस क्रांति को दबाने में अंग्रेज सरकार कुचलने में सफल हुई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब हमारा अगला टॉपिक है 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण। तो बच्चों, किसी भी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता है। जैसे हम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। हम कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें बदन ढकना है, अपना शरीर ढकना इसलिए पहनते हैं। तो कोई भी कार्य हम क्यों करते हैं? कुछ न कुछ उससे लाभ मिलता है, कुछ न कुछ उसका उद्देश्य होता है, इसीलिए हम वो कार्य करते हैं। बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के भी कारण थे। यह विद्रोह अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। 1857 ईस्वी में संचित असंतोष मतलब संचित किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, रखते जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संचित कोष कहते हैं। यानी इकट्ठा करना, बचा करके, संभाल करके रखना। तो ये संचित असंतोष जो था अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के मन में, और सामंत सेना और जनता के माध्यम से विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। यानी कि भारतीयों का संचित असंतोष सेना के माध्यम से, जनता के माध्यम से विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। और इस विद्रोह के एक नहीं अनेकों कारण थे, जिसमें से कि अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे विभिन्न भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। तो पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण। तो ये सभी कारण मिलकर के इस विद्रोह के लिए पृष्ठभूमि तैयार किए और परिणामतः यह विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति का कोई एक कारण नहीं था। यह अंग्रेज़ों के शासन के 100 वर्षों के समय अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों, अन्यायों, अमानवीयताओं तथा उसके परिणाम स्वरूप भारतीयों को होने वाले असंख्य कष्टों के परिणाम स्वरूप होने वाला महाविस्फोट था। इस क्रांति के प्रमुख कारण जो हैं उस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे बच्चों। तो जैसा कि आप पिछले अध्यायों में, पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि अंग्रेज किस प्रकार से भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रताड़ित कर रहे थे, शोषित कर रहे थे। आप लोगों ने बहुत सारा टेलीफिल्म भी देखा होगा, महात्मा गांधी पर बनी हुई पिक्चर भी देखी होगी, जिसमें कि अंग्रेज़ क्या करते हैं, गांधी जी के सामान को उठा करके ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसी घटनाएं, जब एक महान पुरुष के साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं आम जनता के साथ होती रही होंगी, इससे बढ़ कर के होती थी। यहाँ तक कि नवाबों से, जो भारतीय नवाब होते थे, उनसे अंग्रेज़ क्या करते थे, जब ये लोग सफ़र करते थे ट्रेन में, तो अपने जूते उतरवाते थे
और हवा करने के लिए कहते थे। ये नवाबों और बादशाहों के साथ होता था। तो निम्न वर्ग की क्या स्थिति रही होगी, मध्य वर्ग की क्या स्थिति रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं बच्चों। और इन सभी कारणों से अंग्रेज़ों के, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में भेदभाव का कारण हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, सभी क्षेत्रों में जो इनकी भेदभावपूर्ण नीतियाँ होती थी, उससे जनता के मन में असंतोष बढ़ता चला जा रहा था। और परिणाम स्वरूप 1857 में सैनिकों के माध्यम से यह असंतोष क्रांति के रूप में विस्फोटित हुई। अब हम अगले वीडियो में क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालेंगे, डिटेल्स प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।